नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका को कंप्लीट करने के बाद अपनी हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तिका जिसका नाम है भारत की खोज। तो हमारी ये जो पाठ्य पुस्तिका है भारत की खोज, ये पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तिका यानी कि भारत की खोज। तो इसमें यहाँ पर ये जो बुक है ये एक खोज है जो कि की गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो ये बुक पूरी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है और आप देखेंगे कि इसमें कैसे उन्होंने एक एक करके जो भारत का जिस तरह से भारत में सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ था, सभ्यताओं का विकास जिस तरह से हुआ था, वो सारी बातें जो है एक एक करके इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद पूरे इस बुक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पूरी हमारी बुक है ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, यानी कि पूरी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने भारत की खोज के बारे में, यानी कि जब उन्होंने भारत की खोज की, किस तरह से भारत के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बुक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर अपनी बुक में बताई हैं आप देख सकते हैं। अगर आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तिका है तो शुरुआत में आप देख सकते हैं उन्होंने बताया है जैसे 3 कालजयी कृतियों की उन्होंने रचना की थी। जैसे विश्व के इतिहास की झलकियां, 3 उनके लेख थे। कौन कौन से? विश्व के इतिहास की झलकियां, और दूसरा आत्मकथा, और तीसरी बुक थी भारत की खोज। और इनमें से जो पहली बुक थी, जो पहली किताब थी, वो जब इंदिरा गांधी नेहरू जी के लिए एक तरह से जो पहली कृति थी, जो पहली बुक रचना जो की गई थी, वो इंदिरा गांधी जी के लिए यानी कि अपनी पुत्री के लिए उन्होंने की थी। उन्होंने उससे भारत ही नहीं विश्व के युवा मानस को मानव इतिहास समझने की दृष्टि मिली। तो आपने आपकी पाठ्य पुस्तिका में एक चैप्टर यहाँ पर पढ़ा था जो था पिता के पत्र, जो है यहाँ पर पुत्री के नाम, जो हमने पत्र पढ़ा था। बिल्कुल आपने उसमें देखा था कि किस तरह से उनकी बेटी यानी कि जो इंदिरा गांधी जी थी वो हॉस्टल में रहती थी, और जब पहले उनकी बेटी घर पर रहती थी तो अपनी बेटी को हर तरह की बातें बताया करते थे, आसपास से जुड़ी हुई चीजें बताया करते थे, समाज से जुड़ी हुई बातें बताया करते थे, धरती के निर्माण से जुड़ी हुई बातें बताया करते थे। कैसे बताया करते थे कि जी जो हमारे समाज में, जो हमारी धरती पर जो हर एक चीज है वो कैसे उसकी एक अपनी अलग कथा है, वो अपनी अलग कथा को कैसे व्यक्त करता है, ये सारी चीजें उन्होंने हमें उस पाठ में बताई थी। तो उनकी जो पहली रचना थी वो रचना उन्होंने अपनी बेटी के लिए ही की थी, यानी कि वो जो किताब उन्होंने लिखी थी, कौन सी किताब? विश्व इतिहास की झलकियां। यानी कि उन्होंने कहा कि तुम्हें केवल भारत का इतिहास ही नहीं बल्कि जो हमारे पड़ोसी देश है, जो दूसरे देश है, उनके इतिहास के बारे में भी जानना होगा, तुम्हें धरती के इतिहास के बारे में जानना होगा। तो ये वाली जो बुक थी उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा जी के लिए लिखी थी, इंदिरा गांधी के लिए लिखी थी। और उसी तरह जैसे उनकी आत्मकथा विशेष व्यक्ति विशेष की जीवन कथा मात्र नहीं है बल्कि उससे नए भारत की मानसिक बनावट समझने में की भी अंतर्दृष्टि मिली। तो यहाँ पर देखिए उनकी जो आत्मकथा है उसमें भी उन्होंने बिल्कुल इस तरह की उनकी आत्मकथा है, ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति विशेष की आत्मकथा है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की वो आत्मकथा है। और भारत की खोज की प्रस्तावना में जो इंदिरा गांधी जी हैं वो कहती हैं कि इस रचना में भारत के राष्ट्रीय चरित्र के स्रोतों की गहरी पड़ताल की गई है। तो यहाँ पर जो आप इस बुक को जब पढ़ेंगे, इस पाठ्य पुस्तिका को जब पढ़ेंगे, तो इसकी शुरुआत, इसको लिखने की जो शुरुआत की थी, इस बुक को, जो आपकी दूसरी बुक है हिंदी की, इसको जब उन्होंने लिखने की शुरुआत की थी तो
देखिए, भारत की रचना, भारत की खोज जो बुक है उसकी रचना 1944 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर किले के जेल में की गई थी। यानी कि जब उस समय पर, क्योंकि ब्रिटिश शासन था हमारे देश में, अंग्रेजों का राज था हमारे देश में, और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी हमारे महापुरुष थे, जितने भी हमारे देश के नेता थे, जितने भी एक तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज उन्हें कभी न कभी किसी न किसी बहाने से जेल डाल देते थे। तो उस समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे, और वो भी अहमदनगर के किले में, अहमदनगर की जो जेल थी वहां पर थे, और वहीं पर उन्होंने सन 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर किले के जेल में हुई। और यह पुस्तक 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 के बीच अपने साथियों और सहबंदियों को समर्पित की गई। यानी कि ये जो पुस्तक थी भारत की खोज, ये पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो उनके साथी रहे 1942 से 1942 से 1945 तक, 1945 तक जो उनके साथी रहे, जो उनके सहयोगी रहे, उन सबके को उन्होंने समर्पित की। ये पुस्तक उन सबके को उन्होंने समर्पित की। तिथियों का चुनाव संयोग भर नहीं है, यानी कि ये जो उन्होंने डेट चुनी ये कोई संयोग नहीं है, ये उन्होंने कुछ सोच समझकर ही ये डेट्स चुनी कि इतने से इतने तक के बीच यहाँ पर जो तिथियां उन्होंने रखी, उस दौर की घटनाओं के प्रति नेहरू जी के गहरे सरोकार की ओर इशारा करता है। यानी कि ये कोई संयोग नहीं था कि उन्होंने 1942 से 1945 तक की उसमें चीजें लिखी, बल्कि ये एक उस दौर में 1942 से 1945 तक, 1942 से 1945 तक, उस समय पर हमारे देश में बहुत ही एक तरह से जो उग्र आंदोलन चल रहे थे, एक तरह से ये चल रहा था कि अब अंग्रेजों का अत्याचार अब नहीं सहा जाता, और अब उन्हें किसी न किसी तरह से देश से बाहर खदेड़ना है। ठीक है, तो हर कोई इंसान, हर कोई, चाहे हमारे देश के नेता हो, चाहे हमारे देश के महापुरुष हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे आम आदमी हो, हर तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह से अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर खदेड़ा जाए। तो उस समय पर जो भी घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं उस समय पर हुई, जो भी चीजें उस समय पर हुई, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ इस पुस्तक में लिखी हैं। तो ये उस समय की घटनाओं के प्रति नेहरू जी के गहरे सरोकार, यानी कि गहरा जुड़ाव उस समय की घटनाओं के साथ उनका था। और पुस्तक की भूमिका में नेहरू जी ने कारावास में अपने इन साथियों को बहुत सम्मान से स्मरण किया है। जब वो कारावास में थे, जब वो अहमदनगर के किले में थे, उस समय जो उनके साथी वहां पर थे, उन्होंने उनको बहुत ही सम्मान से यहाँ पर याद किया है। कारावास के जीवन की कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद उन्होंने असामान्य रूप से योग्य और सुसंस्कृत इन व्यक्तियों के साहचर्य को अपना सौभाग्य माना। इस संदर्भ में नेहरू ने अहमदनगर के कारावास में अपने 11 साथियों की चर्चा की है। तो इस बुक का देखिए, ये जो आपकी पूरी बुक है, इसमें कोई चैप्टर वाइज यहाँ पर कोई चीज नहीं लिखी गई है, यानी कि यहाँ पर पाठ नहीं है कि आपने पाठ 1 पढ़ लिया, उसके प्रश्न उत्तर किए। यहाँ पर उन्होंने घटनाओं का उल्लेख किया है, अलग अलग टाइम की अलग अलग घटनाओं को उन्होंने बताया है, और साथ ही यहाँ पर भारत की खोज के बारे में बताया है। तो भारत की खोज में उन्होंने बताया कि कैसे हमारा जो देश है, कैसे हमारे देश में कैसे जितनी भी एक तरह से जितनी भी सभ्यताएं हुई, जितनी भी संस्कृतियां आई, तो कैसे वो सभ्यता और संस्कृतियों का विकास हुआ धीरे धीरे, और कैसे तब से और उससे पहले से और आज को कैसे हम वो कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, वो आप सारी बातें इसमें देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ जरूरी जो चीजें थी वो हमने यहाँ पर पढ़ी, इस पाठ्य पुस्तिका से जुड़ी हुई।
अब देखिए यहाँ पर एक और चीज जो वो कहते हैं कि मूल रचना के बारे में यह खुलासा इसलिए जरूरी है ताकि रचनाकार के केंद्रीय सरोकार और दृष्टिकोण के साथ संपादन की नीति को समझने में आसान हो। यानी कि जो भी इसका यहाँ तक कि जो इसका जो संपादन किया है उसका क्या रीजन है, क्या कारण है, और संपादन करते हुए सर्वोपरि महत्व भारत की खोज के इस संक्षिप्त अनुदित संस्करण के संभावित पाठक वर्ग के स्तर और अपेक्षा को दिया है। यानी कि बच्चों को ये चीजें समझ में आए, बच्चे इसे पढ़े, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने काफी सारी चीजें दी है। और देखिए अब इसकी विषय सूची है। अब देखिए विषय सूची में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आपकी बुक है, ये जो आपकी बुक है इसमें चैप्टर वाइज कोई भी चीजें नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं जो पहला यहाँ पर दिया गया है वो है अहमदनगर का किला। तो अहमदनगर के किले के बारे में बताया गया है। उस समय पर कैसा अतीत का भार यानी कि पुराने टाइम का अतीत का भार जो था, और अतीत का दबाव, कितना प्रेशर था अतीत का लोगों पर। दूसरा तलाश, ठीक है, तलाश में भारत के अतीत की झांकियां, जितनी भी भारत के अतीत में चीजें मिली, भारत की शक्ति और सीमा, भारत की तलाश, भारत माता, भारत की विविधता और एकता, जन संस्कृति। उसके बाद देखिए कैसे कैसे जो हमारे देश में आर्य आए, कैसे हमारे देश में अलग अलग जो यहाँ पर आपने सुना होगा कि कैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। तो सन 1600 में अंग्रेजों ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। यानी कि वो आक्रमण नहीं था, वो एक सोची समझी चाल थी, साजिश थी। उन्होंने यहाँ पर अपने व्यापार के बहाने वो आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर स्थापित करना चाहते थे, और उसी के बहाने से वो भारत आए, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत में अपने पांव पसारे और भारत को अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर सिंधु घाटी में आर्यों का आना, प्राचीनतम अभिलेख जो प्राप्त हुए, प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो थे, पुराण जो थे, वेद जो थे, भारत की संस्कृति में कैसे निरंतरता बनी रही, उपनिषद हमारे जितने थे, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, भौतिकवाद, जितने भी हमारे महाकाव्य है, इतिहास है, ठीक है, उसके बाद महाभारत, भगवत गीता, ये सारी चीजें उन्होंने इस बुक में बताई है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बुक हमारे लिए, क्योंकि देखिए ये बुक को आपकी पाठ्य पुस्तक, एक तरह से आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में डालने का एक रीजन ही यही है कि आप अपनी बुक से अलावा, यानी कि अपनी किताबों से अलावा और कुछ भी आप जाने, देश के बारे में जाने, देश की सभ्यता संस्कृति के विकास के बारे में जाने, देश के वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी महाकाव्य हैं उनके बारे में जाने, कुछ हटकर चीजें आप जाने। इसीलिए ये जो बुक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई, ये आपके सिलेबस में दी गई है, आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं महावीर, बुद्ध और बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की कथा, चंद्रगुप्त, चाणक्य, अशोक, जितने भी राजा हुए, देखिए युगों का दौर, फिर कैसे भारत में युगों का दौर आया, कैसे अलग अलग राजा आए, कैसे अलग अलग शासक आए। तो गुप्त शासन, दक्षिण भारत में शांतिपूर्ण विकास, युद्ध के तरीके, प्रगति बनाम सुरक्षा, भारत का प्राचीन रंगमंच, संस्कृत भाषा की जीवंतता, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश, ठीक है, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, भारत का विदेशी व्यापार, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, विकास और ह्रास। ठीक है, तो देख सकते हैं आप उसके बाद क्या क्या नई समस्याएं भारत में आई। देखिए अरब और मंगोल, महमूद गजनवी और अफगान, समन्वय और मिलीजुली संस्कृति, कबीर, गुरु नानक और आमिर खुसरो, सबके बारे में, यानी कि लगभग अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया और इस बुक का आपने 50% से भी कम भाग भी अगर आप समझ पाते हैं, अगर आप पढ़ पाते हैं, तो मुझे लगता है काफी सारी नॉलेज आपको इस पाठ्य पुस्तिका से होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस दूसरी पाठ्य पुस्तिका, भारत की खोज का पहला अध्याय, अहमदनगर का किला। तो स्टार्ट करते हैं हम अहमदनगर के किले से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि जो अहमदनगर का किला, यानी कि ये जो बुक लिखी गई थी, देखिए इसीलिए इस पाठ का जो पहला अध्याय है वो दिया गया है अहमदनगर का किला, क्योंकि यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इस बुक को लिखना शुरू किया था, अपनी इस पुस्तक को लिखना शुरू किया था। और उन्होंने डेट भी दी है, देखिए, क्योंकि ये कोई आपकी वैसी किताब नहीं है, ये भारत की खोज, जितना उन्होंने भारत को समझा, जितना उन्होंने खोज की, जितना उन्होंने जाना, वो सारे अपने अनुभव उन्होंने यहाँ पर आपके लिए इस बुक में उतारे हैं। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। कोई भी डाउट होता है दोबारा रिवाइज करवाया जाएगा, जरूर पूछे। अहमदनगर का किला पहला अध्याय है आपकी दूसरी बुक भारत की खोज का। तो अहमदनगर का किला, और ये स्टार्ट किया गया है लिखना 13 अप्रैल 1944, 1944 से 13 अप्रैल 1944 से इस बुक को लिखना शुरू किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है उन्होंने? सबसे पहले लिखते हैं, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा है। पहली पंक्ति देखिए, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा है, यानी कि भारत को आजाद कराने के लिए वो 9 बार जेल जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत के बाद ब्रिटिश शासन से आजाद हो पाया है, अंग्रेजों से आजाद हो पाया है। तो वो कहते हैं ये मेरी 9वीं जेल यात्रा है, 9वीं बार वो जेल गए हैं। और कहते हैं हाँ, हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका है। और जेल में देखिए उन्होंने 20 महीने से भी ज्यादा समय बिता लिया है। एक साल में 12 महीने होते हैं और उसके बाद 2 साल में 24 महीने होते हैं। 20 महीने यानी कि 2 साल में 4 महीने कम का समय उन्होंने जेल में बिता लिया है। और वो कहते हैं जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। तो वो कहते हैं कि इस टाइम जब हम यहाँ पर पहुंचे, जिस दिन वो पहले दिन अहमदनगर के किले में उन्होंने प्रवेश किया एक कैदी के रूप में, तो वो कहते हैं कि अंधियारे आकाश में, अंधेरे में वो पहुंचे, रात के समय वो पहुंचे और दूज के चांद ने, पूर्णमासी का जो चांद था, दूज का जो चांद था, वो कहते हैं उसने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिलाता रहता कि मेरे कारावास का एक और महीना बीत गया है। तो जैसे जैसे वो कहते हैं, आपने देखा है ना कि 15 दिन जो है चंद्रमा क्या होता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, और 15वें दिन क्या होती है, अमावस्या होती है। ये कृष्ण पक्ष होता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष जब स्टार्ट होता है तो 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और लास्ट दिन क्या होता है, चंद्रमा पूरा होता है और उसको पूर्णमासी है, यानी कि फुल मून कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि उस समय पर बहुत सारी चीजें नहीं थी हिसाब रखने के लिए, तो उन्होंने कैसे वहां पर हिसाब रखा अपने दिनों का, क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं थी जेल में। अपने जेल के दिनों का हिसाब उन्होंने कैसे रखा, वो कहते हैं जब मैं वो पहले दिन वहां पर पहुंचे तो दूज के चांद ने उनका स्वागत किया, यानी कि दूज का चांद उस दिन खिला हुआ था। और उसी के जब 1 महीने बाद वो फिर से आया, फिर 1 महीने बाद फिर से आया, फिर 1 महीने के बाद फिर से आया, तो इस तरह से उन्होंने ये हिसाब रखा हुआ था कि जब जब नया चांद उगता था तो जैसे वो चांद उन्हें याद दिलाता था कि उनके कारावास का एक और महीना वहां पर बीत चुका है। वो कहते हैं चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। जब मैं बंदी था, जब मैं कैदी था, तो उस समय पर चांद मेरे उस बंदी जीवन का एक स्थायी सहचर था, हमेशा मेरे साथ था, हमेशा मेरे साथ चलता था। सहचर क्या होता है, साथ चलने वाला, सहचर था। वह मुझे
इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। वो कहते हैं ये चांद जो है मुझे इस बात की याद दिलाता है कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। देखिए, जीवन में हमेशा, चाहे आपके जीवन में कैसी ही परिस्थितियां आ जाए, चाहे किस भी सिचुएशन में आप फंस जाए, कितनी भी मुसीबतें आपके ऊपर आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर आशा नहीं है, आपके अंदर उत्साह नहीं है, देखिए कहते हैं एक आश पर पूरा जीवन टिका होता है। तो एक आशा जो है जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हर एक दिन का, कहते हैं ना, हर अंधियारी रात के बाद नया सूरज उगता है। रात को कितनी भी आप परेशान हो, कितने भी आप दुखी हो, कितने भी आप टेंशन में हो, लेकिन जब सुबह नया सूरज उगता है तो हमें हमेशा लगता है कि हमें अब फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख ही आपके साथ रहेंगे, हमेशा परेशानियां ही आपके साथ रहेंगी। परेशानियां, दुख भी उसी रात की तरह है कि वो ढल जाएंगी और फिर एक नया सवेरा, एक नया जीवन आपको प्राप्त होगा। बस आशा है कि आप बस एक बात, आपकी आशा आपके अंदर होनी चाहिए, एक उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। आपने निराश और हताश नहीं होना है कि आप उसी अंधेरे में डर कर वहीं पर समाप्त हो जाओ, ऐसा नहीं है। अपने आस लगा कर रखनी है कि कभी न कभी तो ये बुरे दिन दूर होंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। यानी कि वो जो चांद था वो उन्हें हमेशा याद दिलाता था कि एक न एक दिन वो यहाँ से जरूर निकलेंगे। ये परेशानी जो कैद में वो है, उस कैद से वो एक न एक दिन जरूर निकलेंगे। ये आशा उन्हें हमेशा वो चांद देता था। ये एक तरह से उत्साह वो चांद उन्हें हमेशा देता था। तो देखिए, उस समय के अहमदनगर किले का एक चित्र भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया गया है। और आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंग्रेज सिपाही आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, कुछ अंग्रेज सिपाही यहाँ पर है और इतने सारे कैदी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितने सारे कैदी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारे लोग हैं, आप देखेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी देख सकते हैं। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर और कुछ अंग्रेज सैनिक हैं। ठीक है, तो देखिए, सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। अब उस समय पर वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और फिर उन्होंने उस अहमदनगर किले की फिर से यात्रा की। ठीक है, तो ये जो सीन है, ये शायद ये उस समय का है जब जवाहरलाल नेहरू जी ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊंचाई में खड़े हुए हैं और यहाँ से जो जनता है उसको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चित्र जो है आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी देख सकते हैं। इस तरह से उन्होंने आगे क्या कहा है, देखिए, और ये आप देख सकते हैं, अहमदनगर किले का वह कक्ष जहां पर 1942 से 1945 में जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। ये वो रूम नंबर है, ये जो उनके रूम के आगे जिस कमरे में वो कैदी थे, उस रूम का ये रूम नंबर है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, रूम नंबर 8। और इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो ये उनको इस जगह पर उनको रखा गया था। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं 1942 टू 1945, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब वो बन गए थे तो उस समय पर ये फिर लगाया गया था। अब देखिए, अतीत का भार, इस पूरे पाठ में हमें यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर आपका इस पूरे पाठ की तरह नहीं है, आपको यहाँ पर जो चीजें हैं वो अलग अलग करके बताई गई है। अतीत का भार यहाँ पर बताया है, अतीत का भार। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया है, दूसरे जेलों की तरह जहां अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्हें बागवानी करना बहुत अच्छा लगता था। उनको पेड़ पौधे उगाना, थोड़ा बहुत खेती करना और फल फ्रूट के पेड़ उगाना, फूल पौधे उगाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो वो कहते हैं दूसरे जेलों की तरह, क्योंकि वो उन्होंने जैसे अपने
इस पाठ के शुरुआत में पहली पंक्ति में ही लिखा है कि ये मेरी 9वीं जेल यात्रा है। तो इससे पहले भी वो 8 बार जेल जा चुके हैं। तो उन 8 बार जेल जाने में उन्होंने जेल में अपना समय ना बर्बाद करते हुए वहां पर भी उन्होंने बागवानी करी। तो वो कहते हैं कि दूसरी जेलों की तरह, यानी कि जिस तरह से वो पिछले 8 जेलों में थे, उन जेलों की तरह यहाँ पर यानी कि अहमदनगर किले में भी उन्होंने बागवानी करनी शुरू की। अगर कोई बच्चा रीडिंग करना चाहता है तो हैंड रेज करेंगे। जीआईसी खल्यूखेत, जीआईसी खल्यूखेत, यस, माइक लीजिए बच्चा। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। दूसरी जेलों की तरह यह अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियां देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना चांद बीबी नाम की सुंदर महिला के साहस की कहानी है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर बैठ जाइए, अभी आप माइक ऑफ नहीं करेंगे, अभी दूसरा बच्चा रीडिंग करेगा। तो देखिए हम यहाँ से क्या कहा है कि दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी उन्होंने एक तरह से बागवानी करना अब स्टार्ट कर दिया। और वो कहते हैं कि मैं अपने दिन का काफी घंटे थे वो मैं क्यारियां बनाने में, फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताता था। और वो उन्होंने यहाँ पर एक मेन बात बताई है अहमदनगर के किले के बारे में। उन्होंने कहा कि यहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी, क्योंकि बहुत पथरीली मिट्टी थी, और दूसरा यहाँ पर पुराने मलबे काफी पड़े हुए थे। काफी पुराना मलबा था क्योंकि वो एक किला था, ठीक है। तो किले का ज्यादातर जो है कुछ ना कुछ इतिहास जरूर होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी पथरीली थी, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। अवशेष क्या होते हैं? जो कोई पुरानी चीजें जो है समाप्त हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं किसी रीजन से, किसी कारण से, तो वो क्या होती है समय के साथ जो है मिट्टी में दबती चली जाती है, अंदर तक दबती चली जाती है। तो उन्हें फिर जब निकालते हैं तो उन्हें कहते हैं अवशेष, ठीक है। तो अवशेषों से भरी हुई थी। जब भी वो खोदते थे, क्योंकि खोदने के लिए बहुत ज्यादा गहराई तो नहीं चाहिए, अगर छोटी सी क्यारी आपको बनानी है तो 1 से 1.5 फीट ही आप ज्यादा से ज्यादा खोदेंगे, या 2 फीट खोदेंगे। 2 फीट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपको कोई चीज गाड़नी है उसके लिए आप 2 फीट तक खोद सकते हैं, वरना 1 से 1.5 फीट काफी होता है अगर आपको खुदाई करनी है, ठीक है। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, क्योंकि अवशेष यहाँ पर इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये इतिहास स्थल है। क्योंकि कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी किला होता है तो उसका कुछ ना कुछ इतिहास होता है। तो इतिहास स्थल है, इसीलिए अतीत में इसने कई युद्ध किए हैं और राजमहलों की दुर्भिसंधियां देखी है, यानी कि कई राजमहल यहाँ पर समाप्त भी हुए हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, केवल 100 वर्ष पुराना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, 100 से भी कम वर्ष पुराना है। और वो कहते हैं कि घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत विशेष अहमियत है इस जगह की, कोई विशिष्ट घटना है यहाँ की। लेकिन वो कहते हैं इससे जुड़ी एक घटना है
कि जो आज भी हमेशा याद की जाती है वो घटना है चांद बीबी। तो जब यहाँ पर एक तरह से चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की ये कहानी है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की जो शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार लेकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। चांद बीबी ने वो काफी सुंदर महिला थी और फिर उस समय पर अकबर की सेना का के विरुद्ध उन्होंने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया था, यानी कि उन्होंने अपनी सेना की अगवानी की थी। तो इस तरह से पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने एक आदमी के हाथों हुई, यानी कि उसका अपना ही कोई जो सदस्य था वो अकबर से जाकर मिल गया, या कुछ इस तरह की बात हुई कि उस आदमी ने स्वयं अपनी सेना की जो नेता थी, नेतृत्व जो कर रही थी चांद बीबी, उनको मार डाला। आगे रीडिंग कीजिए कोई और बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, स्टार्ट कीजिए। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कमर उठा ली है, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, ना ही पैगंबर की भूमिका इख्तियार कर सकता। फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही इसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव। बैठ जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी अच्छे से कर रहे हैं आप सभी रीडिंग। और अब मैं चाहती हूं कि जिन बच्चों को रीडिंग ढंग से नहीं आती, यानी कि जो अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे रीडिंग करेंगे, ठीक है। जिनको आती है बहुत अच्छा है, जो नहीं कर पाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता है, यानी कहीं पर उनका उच्चारण जो है सही नहीं है, या किसी का तरीका कई बार उच्चारण का गलत होता है, किसी का पढ़ने का तरीका गलत होता है। तो अब आप पीछे से बच्चों को माइक देंगे। फिलहाल हम इसको एक बार यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। तो वो कहते हैं कि खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह से बहुत नीचे दबे हुए दीवारों के हिस्से मिले। तो उन्होंने अभी यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर राजमहल जो है बहुत ज्यादा, कई जो राजमहल है वो खंडित हो गए थे, खत्म हो गए थे, एक तरह से टूट गए थे। तो वहां पर जमीन के नीचे धसे हुए उनको क्या मिले, एक तरह से प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले, कई गुंबद भी मिले। गुंबद जो होते हैं ऊपर से, आपने देखा होगा ना, जैसे जो किलों के ऊपर बने होते हैं गुंबद,
और इमारतों के ऊपरी हिस्से, जो इमारतों का ऊपरी हिस्सा होता है वो मिला। और वो कहते हैं हम बहुत दूर तक नहीं जा पाए, यानी कि खोदते खोदते काफी दूर तक हम नहीं गए और ना ही काफी गहराई तक गए, क्योंकि वो एक तरह से वो कैदी थे वहां पर और दूसरे अधिकारियों से इसकी मंजूरी उन्हें नहीं मिली थी, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग सुरंग बनाकर वहां से भाग जाएं या कुछ इस तरह की प्लानिंग करें। तो अधिकारियों ने उनको इस बात की मंजूरी नहीं दी थी कि वो ज्यादा देर तक, दूर तक और ज्यादा गहराई तक खुदाई करें। ठीक है, और वो कहते हैं इस काम को जारी रखने के साधन भी उनके पास नहीं थे। और साथ ही क्योंकि एक तरह से अगर आपको ज्यादा दूर तक खुदाई करनी है, ज्यादा गहरी खुदाई करनी है, तो उसके लिए वैसे ही साधन भी आपको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने अब ये कुदाल छोड़कर, खुदाई करने के लिए जो उन्होंने अभी तक क्यारियां बनाने के लिए जो कुदाल पकड़ी थी, कुदाल छोड़कर वो कहते हैं अब मैंने कलम उठा ली थी, अब मैंने पेन उठा लिया, कलम उठा ली। पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जब तक मैं आजाद नहीं हो जाता और अपने कर्म के माध्यम से, देखिए लिखना और उसको ग्राउंड में उतारना बहुत अलग अलग बातें हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने कर्म के माध्यम से जब तक कर्म वर्तमान को अपना हिस्सा नहीं बना लेता, यानी कि मैं उस काम को नहीं खुद से कर लेता, बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यानी कि जो चीजें मैंने की ही नहीं है, जो चीजें नहीं हुई है, मैं उसको नहीं लिखूंगा। लेकिन वो कहते हैं फिलहाल ना पैगंबर की भूमिका इख्तियार करके मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, यानी कि कैसा आने वाला हमारा समय होगा उसके बारे में लिख सकता हूँ। और वो कहते हैं उसके बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह मैं, दूसरी बात, मैं विद्वतापूर्ण शैली में भी नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा इतिहासकार नहीं हूँ, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, केवल मैं अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। तो वो कहते हैं मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही कुछ लिख रहा हूं। और वो कहते हैं गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन के अतीत का भारी बोझ एक सीमा तक कम कर देता है, यानी कि जो एक तरह से लेखन का जो अतीत है उसका जो भारी बोझ है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। तो इस तरह से हमने काफी अच्छी बातें यहाँ पर आज अहमदनगर किले का जो पहला अध्याय है उसमें पढ़ी। किस तरह अतीत का दबाव हमारे ऊपर था वो यहाँ पर अब बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आज आपने जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, बाकी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।